छात्र जो क्लास 9 को हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में मेनली हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि संख्या एक ऐसा ब्रांच है मैथ का, नंबर सिस्टम एक ऐसा ब्रांच है मैथ का जो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है ना। ये आप क्लास 6 में पढ़े हो, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ोगे, 11, 12 तक ये नंबर सिस्टम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है। सो इस ब्रांच को पूरा करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 9 में जो मैथ का सब्जेक्ट है संख्या पद्धति, तो हमें क्लास 9 में क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सो बेसिकली वी शुड नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, है ना, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, है ना। टोटली डिस्कशन अबाउट नंबर्स, नंबर्स क्या हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारे डिस्कशन इस चैप्टर में हम करेंगे। हमारे इस चैप्टर में हम मुझे सिर्फ 6 ही टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा परिचय। परिचय मतलब ये, मैं इस टॉपिक पे आपको ये बताऊंगा कि संख्या क्या है, उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कैसे वर्क करता है, ये सब देखेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, उसके बारे में और डीप जानेंगे कि परिमेय संख्या कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब देखा जाएगा। फिर परिमेय संख्या है हमारा थर्ड टॉपिक, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन दशमलव कब यूज होता है, नहीं होता है, ये सब देखेंगे। फिर हमारा है परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो ये एक टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन। एंड लास्ट टॉपिक है करनी और घातांक, है ना। करनी को इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड, SURD, है ना। और घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे, है ना। ये 6 टॉपिक है जो हमें इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और इजी तरीके से समझा सकूं, बता सकूं। फर्स्ट टॉपिक आप एक बार हमेशा रिमाइंड रखो कि जिस चीज़ को बताया जाता है आप कोशिश करो कि उसके कॉपी में नोट डाउन करो, है ना। कॉपी में नोट डाउन करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो इजी समझ में आएगा। मैं क्वेश्चंस हर टॉपिक पे करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक संख्या पद्धति। आइए चलते हैं परिचय। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक चीजें हम लोग को पढ़नी है फर्स्ट टॉपिक में, कि संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो मेनली संख्याओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स? 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है हमारा वास्तविक संख्या और सेकंड पार्ट है हमारा काल्पनिक संख्या। आप ध्यान से देखोगे, है ना। फर्स्ट टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्या और सेकंड टॉपिक है हमारा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर, है ना, और काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? आप देखो रियल नंबर, इट मींस व्हाट, जो रियल है, वास्तविक में जो है वो रियल, वास्तविक में क्या समझते हो, जो रियल में है, इसका जो हम पर डे करते हैं वो वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं हैं जो कल्पना की गई हो, है ना, एक्चुअली जो कल्पनात्मक हो, जो इमेजिनरी, नाम भी है इमेजिनेशन नंबर। क्लियर है? आइए अब इसका डेफिनेशन दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वे सभी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर वैल्यू धनात्मक आती है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर उसका मान धनात्मक आए तो वो वास्तविक संख्या होती है, और अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आए तो वो काल्पनिक संख्या होती है। आप एग्जांपल्स में ले सकते हो। अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। सो आप देख सकते हो कि किसी भी नंबर का जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो प्लस में वैल्यू आ रही है ना। तो ये सभी संख्याएं जो हैं, ये सभी संख्याएं जो हैं वो रियल नंबर है ना। और काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर करने पर वैल्यू ऋणात्मक हो, निगेटिव वैल्यू आए। जैसे अगर आप √-5 का स्क्वायर करते हो, है ना, तो -5 आएगा। आप √-2 का स्क्वायर करते हो तो -2 आएगा। सो अगर इस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो तो वैल्यू किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है।
तो ऐसे नंबर को जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू नेगेटिव आए उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। सो इस टॉपिक को हमें ना तो क्लास 9th में पढ़ना है ना क्लास 10th में पढ़ना है, हाँ क्लास 11th में इसका डिस्कशन है। सो इसके बारे में हम क्लास 9th में 11th में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं ना, मेन फोकस जो है वो हमारा है वास्तविक संख्या पे, है ना, कि वास्तविक संख्या क्या है ना, इसके बारे में हम ध्यान से करते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखोगे तो वास्तविक संख्या को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। एक वो संख्याएं जो दशमलव युक्त है, जिसमें दशमलव होता है ना, दशमलव है, और एक वो जिसमें दशमलव नहीं होता है, दशमलव नहीं होता है। आप अगर मेनली समझ लो तो दशमलव वाले संख्याओं को हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न, और दशमलव जो नहीं होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। आप ये समझ लो दशमलव भिन्न, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई संख्या 2/5 है ना, 2/5 है, तो आप इसको 0.4 लिख सकते हैं। तो ये एक दशमलव युक्त संख्या हो गई। तो वास्तविक संख्या का दशमलव पार्ट और दशमलव नहीं वाला पार्ट, दशमलव नहीं वाले पार्ट को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक वो होता है जो किसी नंबर लाइन पे जाकर रिप्रेजेंट करते हो तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, -1 -2, ये सब जो संख्याएं आती हैं, इन सब संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि पूर्णांक वो होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, और मस्ट है कि 0 भी हो सकता है। समझ में आ गया? बट दशमलव भिन्न वाले में क्या कि जिसका वैल्यू भिन्न में है, भिन्न अगर आपसे बोला जाए कि भिन्न क्या है, व्हाट इज भिन्न, भिन्न किसे कहते हैं, तो भिन्न जो है किसी पूरी वैल्यू का एक पार्ट है, टुकड़ा है। इफ यू से 1/2, आप क्या बोलते हो इसको? हाफ बोलते हो, बोलते हो ना, हाफ यानी आधा, आप इसको बोलते हो। क्यों बोलते हो आधा? क्योंकि 1/2 रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो पूरा है, और जब इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये पार्ट 1/2 बना और ये पार्ट 1/2 बना। समझ में आया? सो भिन्न जो है वो किसी पूरी का एक टुकड़ा है। और पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक नाम में ही है पूर्ण अंक, अर्थात जो पूरा अंक है। इट मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है ना। देखो आप 0 1 2 रखे हो, अब अगर 0 1 के बीच में तो बहुत सारे डेसिमल्स पार्ट हो गए ना, है ना, 0.5 हो सकता है, 0.2, तो जितने दशमलव पार्ट आ गए तो दशमलव पार्ट वाले को हम भिन्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सो आप मेनली याद रखो कि वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। अब पूर्णांक वाले को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब पूर्णांक को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे डिवाइड किया गया देखते हैं। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, बचपन में इसके बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने। फिर आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्या, है ना। फिर आपने पढ़ा होगा सम संख्या, फिर आपने पढ़ा होगा विषम संख्या, फिर आपने पढ़ा होगा भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है। और एक होता है अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये टॉपिक है। इसके बाद और भी संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे आप लिख सकते हो परिमेय संख्या, है ना, फिर आप लिख सकते हो अपरिमेय संख्या। तो ये पढ़ने हैं इसमें। आइए देखते हैं। पूर्णांक में पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं कि जब हमारी गिनती 1 से शुरू होती है ना, 1 से शुरू में कौन सी वैल्यू 1 से शुरू होती है। जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 सो इनफाइनाइट तक जाए, कहाँ तक जा रहा है? n तक, वैल्यू नहीं पता, तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वे सभी संख्या जिसकी गिनती 1 से शुरू हो, है ना, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी क्या, आप बता सकते हो? हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1। बट अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इसका मेंशन नहीं किया सकता, है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा। अगर आप 1000 रखते हो तो मैं 10,000 रख सकता हूँ, आप लाख बोलते हो तो मैं 10 लाख बोल सकता हूँ। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसका मेंशन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
n से, नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट होता है। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम होल नंबर, कि जब हमारी गिनती 0 से शुरू होती है ना। अगर 1 से शुरू हो रही थी तो प्राकृत संख्या थी, लेकिन अगर इसमें 0 लग जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ। इसीलिए अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको क्या बोलोगे? 0। बट सबसे बड़ी ये मेंशन नहीं किया जा सकता। पूर्ण संख्या को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर। समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं। फिर है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो आप जानते हो कि वही वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से डिविजिबल हो, उन संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्या। और वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। या आप सिंपल वे में कह सकते हो कि सम संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो 2m के रूप में हो, 2m के रूप में हो, जहां m एक पूर्णांक है। नहीं समझ आया? देखो मैंने बोला 2m के रूप में हो जहां m क्या हो? पूर्णांक हो। कैसे? देखिए, m पूर्णांक है, इट मींस कि 2 × 1 हो सकता है, 2 × 2 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है, 2 × 4 हो सकता है ना। तो आप 2 लाए, 4 लाए, 6 लाए, 8 लाए, तो 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। सो ये सम संख्या है। तो अगर आप बोलते हो तो आप यही बोल सकते हो कि वे सभी संख्याएं जो 2m के फॉर्म में हो, जहां m एक पूर्णांक हो, ये बोलना जरूरी है, जहां m एक पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो, है ना, तो वह सम संख्या है। फिर उसी प्रकार विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं 2 से डिविजिबल ना हो, या वे सभी संख्याएं जो 2m+1 के रूप में हो, जो 2m+1 के रूप में हो और जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो। अगर आप बोल देते हो 2m+1 और m जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप लिख सकते हो ना 2 × 1+1, 2 × 2+1, 2 × 3+1 कर सकते हैं आप। तो ये वैल्यू आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 7। तो 3, 5, 7 ये ऐसे नंबर हैं 2 से डिविजिबल नहीं है। सो ये एक विषम संख्या है। क्लियर है? फिर हमारा है भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका गुणनखंड एक खुद के अलावा और अन्य नंबर हो, अनदर नंबर से ही वो डिविजिबल हो। लाइक जब आप 16 की बात करते हो, 16 की बात करते हो, तो 16 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है। इतने सारे नंबर से वो डिविजिबल है ना। अब आप 18 की बात कर लो तो वो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, 9 से भी है और 18 से भी है। तो इतने सारे नंबर से डिविजिबल है ना। तो जिसका फैक्टर 1 या 1 से अधिक संख्या हो उसे हम बोलेंगे कि वो भाज्य संख्या है। बट अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका फैक्टर या तो वो खुद होगा या 1 होगा, या तो उसका फैक्टर खुद होगा या 1 होगा। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो 17 को। 17 का अगर फैक्टर करते हो तो 1 × 17 आता है। सो उसका फैक्टर या तो 1 है या तो वो खुद है। समझ में आया? तो प्राइम नंबर आप क्या बोल सकते हो कि नंबर है ना विच फैक्टर इज 1 और इटसेल्फ। मतलब क्या कि वह फैक्टर जिसका वैसी संख्या जिसका गुणनखंड या तो 1 होगा या वो खुद होगा, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 13 × 1 आएगा, आप 11 ले सकते हो, 29 ले सकते हो। तो ये सभी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। आपको समझ में आ रही है? हाँ। तो ये टॉपिक है इतना जो आपने बेसिक चीजें जानना है। सब बेसिक चीजें हैं जो आप अच्छे से जानते हो, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा है परिमेय संख्या, जो भी कुछ देर बाद हम सेकंड टॉपिक में जाएंगे। और थर्ड टॉपिक हमारा परिमेय संख्या, मैं वहां इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है डिस्कशन अबाउट परिचय, इंट्रोडक्शन। यही है कि संख्याओं को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वास्तविक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वो संख्याएं जिसका पूर्ण वर्ग करने पर वैल्यू पॉजिटिव आए, मान धनात्मक आए, है ना। और काल्पनिक संख्या वो संख्याएं थी जिसका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आया, है ना। वास्तविक संख्या को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है भिन्न यानी दशमलव वाला पार्ट, और एक पार्ट है दशमलव नहीं वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। भिन्न से क्या तात्पर्य है? तो भिन्न से तात्पर्य है कि वह किसी एक पूरे भाग का एक टुकड़ा होता है ना।
जैसे आप 2/4 लिख लो, 5/2 लिख लो, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 5/2 लिखते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 5 का आधा है, मतलब 2.5, एक टुकड़ा बता रहा है। और दशमलव नहीं वाले पार्ट में आता है हमारा पूर्णांक, पूर्ण अंक, है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक में कई तरह की संख्याएं हम लोगों को पढ़नी है, जैसे हमारा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है, फिर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना। तो आप ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें जो मैंने बता दिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है और वो टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या, है ना। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो बहुत इजी होने वाला है और बहुत ही इजी है। सो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। इसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, रेशनल नंबर भी कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं, है ना, वैसी संख्या को बोलते हैं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां p और q दो पूर्णांक हो तथा q का मान कभी 0 ना हो, ऐसा समझ में आया आपको। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, मतलब p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए, और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू मतलब नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर, यानी वे सभी संख्याएं जिसका हर शून्य ना हो और जो p/q के रूप में हो और दोनों पूर्णांक हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। आप एग्जांपल ले सकते हो 4/5, 3/7, -3/2, 2y-5, -5y-7, है ना, 0/1, ये सब जो है परिमेय संख्या है। कैसे देख लो, ऊपर नीचे दोनों के दोनों पूर्णांक है ना, दोनों पूर्णांक है और p/q के फॉर्म में भी है, और q का मान 0 भी नहीं है। तीनों कंडीशन से वो है। परिमेय संख्या की 3 कंडीशन है। पहला क्या कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरा क्या कि नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। सो है, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। आप कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, 2y-5 ये ऐसा नहीं है, ये रह सकता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन की सुविधाओं के लिए ये नीचे माइनस का वैल्यू हम ऊपर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज। -5/-7 फिर 0/1, 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कंडीशन पूरा है कि p/q के फॉर्म में भी है, पूर्णांक भी है, और q का मान 0 भी नहीं है। सो 0 भी ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए परिमेय संख्या का मानक रूप भी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। मानक रूप से तात्पर्य क्या होता है कि यदि कोई संख्या p/q के फॉर्म में, जैसे मैं 5/15 बोल दूं, है ना, 5/15 बोल दूं, तो 5/15 का मानक रूप लिखना है। परिमेय संख्याओं का मानक रूप कैसे लिखते हैं, तो परिमेय संख्याओं का मानक रूप तब होता है कि जब p और q दो पूर्णांक हो तथा दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड वन हो। इट मीन्स व्हाट, कि अगर दो संख्याएं हैं 5 और 15, दो संख्याएं, दो पूर्णांक है, लेकिन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या, कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो उसका वो मानक रूप होगा, अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो मानक रूप नहीं होगा। जैसे 5 और 15 में देख लो, अगर आप 5 का फैक्टर को करोगे तो 5 × 1 आएगा, और इसका करोगे तो 5 × 3 आएगा। सो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 भी है और 1 भी है। समझ में आ रहा है आपको, 1 भी है, 5 भी है, तो ये एक मानक रूप में लिखा हुआ नहीं है।
सो इसको मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, छोटा टुकड़ा करेंगे। तो 5 3 जा 15, 1/3 आ गया। और 1/3 के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है ना, तो ये एक मानक रूप हो गया किसका, 5/15। उसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि 16/20 का मानक रूप लिखिए, 60/20 का मानक रूप लिखिए परिमेय संख्या में, तो आप कैसे लिखोगे, इसका छोटा टुकड़ा करोगे, है ना। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4/5, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ गया। सो 16/20 का मानक रूप क्या आ गया, 4/5। क्लियर है। आप और एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल में आप और लिख सकते हो, जैसे मैं लिख लूं -6/18। तो -6/18 में कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है, कॉमन फैक्टर है बहुत सारे। तो ये किसका मानक रूप नहीं हुआ, ये इसका मानक रूप नहीं हुआ। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप हमेशा याद रखोगे कि दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा दोनों का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या, कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए, तो नहीं है। सो इसको कट करेंगे तो कट जाएगा -1/3। तो -6/18 का मानक रूप क्या हो जाएगा, -1/3। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। फिर देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां p और q दोनों के दो पूर्णांक हो तथा q का मान 0 ना हो। q का मतलब क्या, हर नीचे वाले का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स 4/5, 3/7, -3/2, -2/5, -5/7, 0/1, etc। उसी प्रकार परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखा जाता है आजकल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि p और q दो पूर्णांक हों, दो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, तथा दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, तो हम इसको बोलते हैं कि उस परिमेय संख्या का मान। जैसे आप 5/15 का मानक रूप 1/3 आया, 16/20 का 4/5 आया, उसी प्रकार -6/18 का -1/3 आया। आप और ले सकते हो -20/100 का 25 जा 100 -1/5 आया, है ना। तो ये इसको बोलते हैं मानक रूप में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अगेन इसके बाद जो हमारा है वो है परिमेय संख्याओं का, मैं इसको नीचे वाला मिटा रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हो, ठीक है, मिटा रहा हूँ। थर्ड टॉपिक है हमारा कि परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय लिखना, समतुल्य परिमेय लिखना, है ना। ये कैसे लिखते हैं, समतुल्य परिमेय का मतलब क्या समझते हो, समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या समझते हो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है, देखो ध्यान सुनना, परिमेय संख्या दो चीजें हैं, समतुल्य की बात करते हैं आप, सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलनात्मक, मतलब किसी भी परिमेय संख्या के बराबर लेकिन तुलनात्मक संख्या लिखना, किसी भी परिमेय संख्या के बराबर लेकिन तुलनात्मक संख्या लिखना समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। फिर सुन लो आप कि किसी भी परिमेय संख्या के बराबर किंतु तुलनात्मक संख्या लिखना ही समतुल्य परिमेय संख्या है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर 5/12 है ना, इसको मैं बोलूं कि समतुल्य परिमेय लिखिए, समतुल्य परिमेय लिखिए, तो समतुल्य में आप क्या करते हो कि किसी भी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10/24 आया। उसी प्रकार अगर 5 को 3 से और 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/36 आएगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम 5/12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/48 आएगा। तो ये सभी संख्याएं जो आ रही हैं 10/24, 15/36, 20/48, ये सभी समतुल्य कहलाती है, जो 5/12 के इक्वल तो है लेकिन तुलनात्मक संख्याएं हैं। जैसे ये दुगुना है, ये तिगुना है, ये 4 गुना है, तुलनात्मक समझते हो ना। तुलनात्मक मतलब ये रिप्रेजेंट करना कि वो उससे कितना बड़ा या कितना छोटा है, बट याद रखोगे कि समतुल्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इसका मानक रूप लिखा जाएगा तो क्या आएगा, 5/12 ही आएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्लियर है। फिर सुन लो आप कि परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट नंबर कैसे लिखते हैं। तो आप कोई भी अगर परिमेय संख्या देता है
तो आप सिमिलर नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ और समतुल्य परिमेय संख्या लिख दो। समतुल्य का मतलब मैंने समझा दिया, सम मतलब बराबर, तुल्य मतलब तुलनात्मक, मतलब किसी परिमेय संख्या के बराबर किंतु तुलनात्मक संख्या लिखना ही समतुल्य परिमेय संख्या है। क्लियर है? आइए, तो ये टॉपिक था हमारा परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होता है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ अलजेब्रिक सम के गुण। जैसे आप देखो कि परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा के क्या नियम है। जैसे परिमेय संख्याओं को तो याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है हमारी, गुण है इसका कि अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे अगर 5/6 में 2/4 को ऐड करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो p/q के फॉर्म में ही आएगा। या तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आएगा, या आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा, या आप डिवाइड करोगे तब भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये गुण है इसके कि किसी भी परिमेय संख्याओं का जोड़ करने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होती है, या किसी भी परिमेय संख्या का घटाव करने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या ही होती है। समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार यदि किसी परिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या परिमेय संख्या आती है, अगर भाग करेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगा। ये परिमेय संख्याओं के गुण है ना। हमको ये भी इतना डिटेल नहीं देखना है, हमको देखना है परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा के नियम जो मस्ट है और आपको कॉपी करना चाहिए। समझ में आया? सबसे पहला नियम है हमारा संवरक नियम। संवरक नियम को इंग्लिश में हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में यदि कोई परिमेय संख्या a और b है, यदि कोई दो परिमेय संख्या, ध्यान सुनिएगा कि जोड़ और गुणा के नियम में आप मान लो, हमेशा लेट कर लो इसको, आप मान लो कि a एंड b कोई दो परिमेय संख्या है। क्लियर है? आइए, तो संवरक नियम में अगर किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए, फिलहाल तो जोड़ के नियम है ना, तो जोड़ने पर हमेशा एक परिमेय संख्या ही आएगा। समझ में आया? या a गुना b यानी गुना किया जाए तब भी जो मिलेगा वो परिमेय संख्या ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर 2 + 5 करेंगे तो 7 आएगा। 2 भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार 2 × 5 करते हो आप तो 10 आता है। ये तीनों दूसरे के पूर्णांक हैं। सो इसको हम बोलते हैं संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड, जोड़ और घटाव का जो जोड़ और गुणा का जो नियम है, उस नियम को बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि यदि a और b कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, है ना, a एंड b मस्ट बी अ रेशनल नंबर, देन अगर आप a + b करते हो, है ना, और b + a करते हो तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, मतलब उलट के जोड़ दो। उसी प्रकार गुणा की भी नियम है कि अगर a गुना b या b गुना a कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं करता। जैसे आप एग्जांपल रख सकते हो, अगर 3 + 5 है तो 3 + 5 या 5 + 3 करोगे तब भी वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा, ये कभी चेंज नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर 3 × 5 या 5 × 3 करते हो तब भी वैल्यू 13 ही आएगा। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या का क्रम विनिमय नियम। समझ में आ रहा है आपको? और थर्ड टॉपिक हमारा है सहचर नियम, है ना। थर्ड नियम है हमारा सहचर नियम। देखिए इस नियम को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम? एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ के तहत अगर आपके पास कोई तीन परिमेय संख्या a, b एंड c है ना, और इसमें अगर आप पहले वाले a + b को ऐड करने के बाद c को ऐड करो, या बाद वाले दोनों को ऐड करके पहले वाले को ऐड करो, तब भी कोई वैल्यू चेंज नहीं करता। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कि अगर पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करो, और या पहले बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, तब भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो
अगर आपके पास 2, 5, 7 तीन नंबर हैं और आप 2 + 5 + 7 करते हो, जिसमें पहले इन दोनों को ऐड करते हो और 2 + 5 + 7 करते हो और इन दोनों को पहले ऐड करते हो, तब ये वैल्यू दोनों तरफ 14 ही रहेगी। उसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी आप 2 × 5 × 7 और 2 × 5 × 7 कर सकते हो। इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को, तब भी वैल्यू चेंज नहीं आएगी, 70 ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? आप फिर से देख लो, जोड़ एवं परिमेय संख्याओं के जोड़ एवं गुणा के नियम। फर्स्ट नियम है हमारा संबरक नियम कि यदि कोई दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी। आपको मैंने एग्जांपल साइड में दिया है। उसी प्रकार क्रम विनिमय नियम है कॉम्यूटेटिव लॉ। इस नियम के तहत यदि कोई दो परिमेय संख्या a और b है और इन दोनों को पहले ऐड करके बाद वाले को दोनों को ऐड किया जाए या गुणा करके बाद गुणा किया जाए, तब वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। समझ में आ रहा है आपको? थर्ड टॉपिक है हमारा साहचर्य नियम। जैसे ए बी सी कोई तीन संख्याएं हैं और इन तीनों को पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करो या लास्ट वाले को ऐड करके फिर इसको ऐड करो या गुना उस तरह से करो, तो वैल्यू में चेंज नहीं आता। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये तीन लॉ है, इसके बाद तीन और लॉ है ना। आप बोलोगे सर सिर्फ पढ़ाते ही जाते हैं, बोरिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ये चैप्टर है, हमें स्टडी करनी है, सबका एक परफेक्ट वे होता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ी सी आपको हिंट देना चाहूँगा यहाँ। अगर आपके पास कोई वे मिले, कोई रास्ता मिले तय करने का, तो आप उस पर चलना सीखो, चलना आप ही करो। सो आगे बात करते हैं, हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, फिर हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी हमें भी पढ़नी है, जोड़ और गुणे के नियम। सो हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं तत्समक अव्यय। क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव। फोर्थ नियम है हमारा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप बोल सकते हो। आइडेंटिटी के तहत तत्समक अवयव में क्या होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में आप 0 को ऐड करते हो, किसी परिमेय संख्या में आप 0 को ऐड करते हो या उल्टा ऐड करते हो, तब भी वही संख्या वापस आ जाती है। इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। क्लियर है? या किसी भी संख्या में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तब भी वो संख्या a रह जाती है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हो आप, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? इसमें अगर किसी भी परिमेय संख्या में 0 को ऐड किया जाए तो हमेशा वही संख्या मिलेगा। उसी प्रकार यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तब हमेशा यही रहेगा। इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी। आप एग्जाम्पल साइड में रख सकते हो कि अगर 5 में 0 को ऐड किया जाएगा तो 5 ही आएगा, है ना, या 0 में 5 को ऐड किया जाएगा तब भी 5 आएगा। उसी प्रकार अगर आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 5, या 1 से 5 मल्टीप्लाई करते हो तब भी 5। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स। फिफ्थ टॉपिक है हमारा प्रतिलोम। प्रतिलोम है ना, अव्यय। अव्यय मतलब अव्यय, प्रतिलोम अव्यय। इसको आप रेसिप्रोकल वैल्यू भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल वैल्यू भी आप बोल सकते हो, है ना। इस अव्यय के तहत क्या होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या a है, कोई परिमेय संख्या a है, तो एक ऐसा अभिष्ट परिमेय संख्या लिखना होता है जिससे इन दोनों का मान 0 हो जाए। लेट डिफाइन एज कि अगर a हमारा एक परिमेय संख्या है जो प्लस में है, तो एक ऐसा कौन सा अभिष्ट परिमेय संख्या यहाँ रखा जाए, यहाँ अगर रखा जाए तो कौन सा अभिष्ट परिमेय संख्या रखा जाए कि वैल्यू 0 आ जाए। सो अगर ये प्लस a है तो आप यहाँ माइनस a रख लो, है ना, ये ऐड के लिए, जोड़ के लिए है। समझ में आ रहा है आपको? हट जाएगा ना प्लस माइनस माइनस। उसी प्रकार अगर आपके पास माइनस b है और माइनस b के लिए बोल रहा है प्रतिलोम अवयव लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? या इसको बोलते हैं इनवर्स आइडेंटिटी। आप याद रख सकते हो, आपको बोले इनवर्स लिखिए तो आप ये लिख सकते हो इनवर्स एलिमेंट, है। इसमें कुछ नहीं करना। अगर माइनस b है तो माइनस b में ऐसा कौन सा परिमेय संख्या जोड़ा जाए कि वैल्यू 0 आ जाए। तो माइनस b है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, आप प्लस b कर दो, तो वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आप एग्जांपल में रख सकते हो क्या, अगर -5/7 है और बोल रहा है कि इसका इनवर्स प्रॉपर्टी बताइए,
तो आप -5/7 के बदले 5 + 5/7 कर दो तो इसका वैल्यू मस्ट बी 0। क्लियर है? तो ये हमारा प्रतिलोम अवयव किसका है? जोड़ का, है ना। एक गुना का एक पर देख सकते हैं। गुने में क्या कहता है, मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। गुना का प्रतिलोम अवयव क्या है? प्रतिलोम अवयव क्या है? गुना का प्रतिलोम अवयव कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या a है तो इसका इनवर्स क्या गुना कर दिया जाए कि वैल्यू 1 आ जाए। मतलब यहाँ क्या रख दिया जाए कि वैल्यू 1 आ जाए। तो ये तभी होगा जब इसका उल्टा आएगा 1/a, तभी तो 1 1 a कैंसिल तब 1 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर a/b है ना, तो आप इसका इनवर्स एलिमेंट क्या लिख सकते हो गुना में, b/a, तब वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। इसको बोलते हैं प्रतिलोम अवयव जोड़ का, और इसको बोलते हैं गुणे का। जोड़ में क्या होता है कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसके नेगेटिव साइन को आप ऐड कीजिए, वैल्यू 0 आएगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। और गुना प्रतिलोम अवयव में क्या होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या a है तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये हमारी थी 5th प्रॉपर्टी, है ना। अब हमारे पास है 6th प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि यदि आपके पास कोई तीन परिमेय संख्या है a, b और c, इस प्रकार लिखा हुआ है कि a + b + c है, या a × b + c है ना, a × b + c है, तब इसको आप ab + ac कर सकते हैं। समझ में आया? एडिशन में अगर कोई संख्या इस तरह से दिया है तो आप उसको ab + ac कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? थैंक यू। अब उसी प्रकार अगर कोई संख्याएं ऐसा है कि a × b × c है तो आप a × b × a × c ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं वितरण नियम में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस प्रकार से हमारा ये छठा प्रॉपर्टी हुआ। अब एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कौन सा बोलते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है। है ना, हमारा 7वां है काट नियम। इसको बोलते हैं हम काट नियम, जिसको हम बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमें यह कहता है कि यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या है ना, जिसमें अगर दिया हुआ है कि a + b and a + c, इस तरह से दिया हुआ है, जहां बोल रहा है कि a इक्वल है, दोनों तरफ a इक्वल है, तो b = c ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर a और a इक्वल है दोनों तरफ तो b c ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। उसी प्रकार अगर a × b है इधर और उधर भी a × c है ना, तो b = c ऑटोमेटिकली होगा। इसको बोलते हैं काट नियम, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। खत्म हो गया। तो इस प्रकार के हमारे पास जोड़ एवं गुना की 7 प्रॉपर्टी है ना। तो 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फिर से सुन लेते हैं एक बार पूरा टॉपिक मैंने कौन से पढ़ाए हैं 7 नियम में। हमारा पहला नियम था जिससे हम बोला था संवर्ग नियम, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि दो परिमेय संख्याओं को ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा। दूसरा हमने पढ़ा था क्रम विनिमय नियम। यदि दो परिमेय संख्या a b हैं तो दोनों को उल्टा जोड़ दिया जाए या उल्टा गुणा कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होता। तीसरा था हमारा साहचर्य नियम, जिसमें अगर a b c तीन परिमेय संख्याएं हैं और तीनों को आगे पीछे करके ऐड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होता। फिर हम लोगों ने पढ़ा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में कहा गया कि कोई भी परिमेय संख्या में क्या वैल्यू जोड़ दिया जाए, है ना, या फिर जीरो क्या उसमें वैल्यू जोड़ दिया जाए कि वही संख्या वापस आ जाए। तो a पे आप 0 ऐड करोगे तो हमेशा वही संख्या मिलेगा, है ना। 5 में अगर 0 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। उसी प्रकार मल्टीप्लाई के लिए 5 × 1 करोगे तो 5 आएगा, है ना, ये चीजें। उसी प्रकार था हमारा प्रतिलोम अवयव, इनवर्स, है ना, एलिमेंट। इसमें क्या था कि अगर कोई परिमेय संख्या a है तो उसमें कौन से अभिष्ट परिमेय संख्या को जोड़ा जाए कि वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर +a रहेगा तो -a कर दोगे आप। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि +5/2, अगर कर रहा है आपसे कि +5/2 का प्रतिलोम अवयव बताइए तो आप क्या बताओगे? -5/2। खत्म हो गया। ये जोड़ के लिए था।
गुना के लिए बोलेगा तो क्या करोगे आप, अगर 5/2 का बोलेगा प्रतिलोम में गुणात्मक बताइए तो आप क्या करोगे 2/5 करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, है ना। ये चीजें में होता है। और छठा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण नियम, है ना, कि अगर दो प्रॉपर्टी है और तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगर ऐसा कोई संख्या है a गुना b प्लस c तो उसको हम a गुना b प्लस a गुना c कर सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं वितरण नियम। और लास्ट टाइम हमने काट नियम कैंसलेशन प्रॉपर्टी की, अगर कोई संख्या a प्लस b a प्लस c है और जिसमें a इक्वल है तो b और c ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ठीक उसी प्रकार a गुना b या a गुना c है और a इक्वल है तो b इक्वल टू c ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। सो हमारा ये टॉपिक था। अब परिमेय संख्या का संख्या निरूपण कैसे करते हैं, किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपने ये टॉपिक बचपन में ही पढ़ा है, जैसे मैं बोलूं कि -5 को आप संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो, समझ में आ रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि संख्या रेखा पर कैसे इसको निरूपित किया जाएगा -5 को। तो आप तो इजीली कर सकते हो ना कि 0 है, इधर 1 इधर 2, है ना, प्लस में जाएगा ना 1 2, लेकिन माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया तो यही हमारा -5 बन गया, समझ में आया। तो ये था जो सिंपल वाला कर रहे थे। अब थोड़ा सा पूछना है आपसे कि 5/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, 5/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप इसको पहले डेसिमल पे एक्सपैंड कर लो, 2.5 कर सकते हो ना आप, इसको 2.5 कर सकते हो तो कर दिया। इससे पता चलता है कि 2 और 3 के बीच में है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे 0 -1 1 2। अब देखो 2.5 आया है, 2 के बाद है ना, 2 के बाद है, देख लो आप 2 के बाद है, 2 के बाद है 2.5 की वैल्यू बता रही है। नीचे में कितना है 2 है, तो आप इसको 2 प्रॉपर्टी 2 बनाओ और यहाँ एक जो बना यहीं पे आप रिप्रेजेंट कर दो, ये क्या है हमारा 5/2। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। आगे देखते हैं, आगे की बातें में जब भी आप करो तो सिंपल तरीके में अगर आप लोगों में -3/4 को रिप्रेजेंट करो तो आप कैसे करोगे, -3/4 इट मींस ये वैल्यू कहाँ पे होगी, थोड़ा सोचो, माइंड लगाओ। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि -3 का चौथा भाग है, आप डिवाइड करके देख सकते हो ना, तो -1 और 0 के बीच में होगा, है ना। तो कैसे करेंगे हम, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3, है ना। अब देखो 0 और -1 के बीच में है, -1 के बीच में, तो 0 और -1 के बीच में नीचे में कितना है 4 है ना, तो आप इसको 4 लाइन बनाओ, 1 2 3 और 4, और 3 था ऊपर में तो 3 पे आप रिप्रेजेंट कर दो कि ये -3/4 है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भी हैं, जैसे अगर आपको संख्या बोलते हैं कि -3 1/2 को रिप्रेजेंट कीजिए तो कैसे करोगे, तो ये तो समझ में आ गया कि -3 और 1/2 है, मतलब -3 के बाद है तो एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, 0 1 -1 -2 -3, आप कर लिए। -3 के बाद था ना, अब देखो नीचे में कितना है 2 है, तो आप 2 लाइन बनाओ और ऊपर 1 था तो 1 पे ले जाके आप रिप्रेजेंट कर दो कि ये -3 1/2। क्लियर है, फिर से कर दो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन हमारा है इस टाइप से कि अगर 5 2/4 हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना, 5 2/4 तो कैसे करोगे, ये तो पक्का कि 5 के बाद है, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, 0 -1 1 2 3 4 5, कर लिया 5 तक, है ना। 5 के बाद देखो कि जो नंबर लगा हुआ है वो नीचे में कितना है 4 है, तो आप 4 रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 करने के बाद ऊपर में 2 था, 1 2 2 जहां मिला वहां रिप्रेजेंट कर दोगे 5 2/4। समझ में आ गया होगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास आ जाए -5/7 तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो पहले सबसे पहली बात तो ये पता करो कि -5/7 आएगा कहाँ पे, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, है ना, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो आप क्या करोगे, 0 1 -1 -2 -3 कर लिया। अब देखिए 0 -1 के बीच में नीचे में कितना है 7 है, तो आप 7 लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया, और ऊपर 5 था, 1 2 3 4 5, 5वें पे जाओ और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो कि -5/7 खत्म। समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको, आई थिंक
समझ में आ गया होगा आपको भी अच्छे से। चलिए हटाया जाए, इसको मिटा दूँ। चलिए आप क्वेश्चंस करके देखो, इतना तुम क्वेश्चंस करो खुद से, चैप्टर समझ में आएगा, टॉपिक भी समझ में आएगा। अब हमारा परिमेय संख्या से रिलेटेड ये टर्म क्या है कि दो परिमेय संख्या अगर ए बी हो, दो परिमेय संख्या ए एंड बी हो तो अन्य कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच में, तो इसके बीच की परिमेय संख्या निकालने, ऐसा क्वेश्चन है ना। देखिए दो परिमेय संख्या अगर ए बी है और इसके बीच में कोई, आप तो एक बात याद रखो कि अगर कोई दो परिमेय संख्या ए और बी है तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर, है ना, बिटवीन टू रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 और 7 के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या बता दोगे, जनरली बता दोगे 3 4 5 है, इजली था। इसी प्रकार इसमें इनफाइनाइट नंबर्स है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हमारे पास पूछता रहता है कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं दिया हुआ है ए एंड बी, तो इसके बीच में कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या। तो इसके बीच में 4 विधियां आपको बताऊंगा। कितनी विधियां बताऊंगा, 4 विधियां बताऊंगा। पहला विधि एवरेज मेथड, उसको हम बोलते हैं एवरेज मेथड, है ना, या इसको औसत विधि बोलते हैं, औसत विधि। औसत विधि में क्या करते हैं कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या ए और बी है और इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो आप सिंपल तरीका है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, a + b/2 और नीचे 2 कर दो, औसत निकाल दो। तो ये जो आएगा इसके बीच वाली संख्या आएगी, इसके बीच वाली संख्या आएगी, समझ में आया है। तो संख्या क्या बनेगा, एक a बनेगा, एक a + b/2 और b, मतलब इन दोनों के बीच में एक निकल गया है, इन दोनों के बीच में एक निकल गया है, एक और निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को, सो a + b/2/2, समझ में आया है। इन दोनों के बीच में फिर से निकला, आप फिर इन दोनों को निकाल सकते हो, a + b/2 + b/2, एक और निकल गया, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं। आप इसको लिख सकते हो क्या, a + b/2/2, फिर लिख सकते हो आप a + b/2 + b/2, या फिर लिख सकते हो +b, है ना। और एक और संख्या है a + b/2, वो भी आप लिख सकते हो a + b/2। तो इसके बीच में आप 3 संख्याएं निकाल चुके हो, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स आप जल्दी समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूं कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या फाइंड करो, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या फाइंड, तो कैसे फाइंड करोगे आप, तो आप कर दोगे 3 + 4/2, तो कितना आएगा 7/2 आया इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 3 + 7/2 और /2 करो, समझ में आया आपको। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 13/2/2 मीन्स 13/4, तो 2 वो निकल गया। अब इन दोनों को फिर से आप ऐड कर दो, समझना है, इजी समझना है कि पहले इन दोनों को जो निकलेगा उसको करना है, अब जो आएगा इन दोनों को ऐड करना है /2, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर /2, फिर जो आएगा कंटिन्यूटी ये आया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर /2, फिर /2, फिर /2, इस तरह से एवरेज निकालते हुए कंटिन्यूटी हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 13/4 आया ना, अब आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, सो 4 + 7/2/2 करेंगे, है ना, तो आएगा 15/2/2 मतलब 15/4। इस तरह से ये चलता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा मेथड है, उसका एवरेज मेथड है कि आपको दो दिया हुआ है, डायरेक्ट a + b/2 करो, बीच का निकलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर /2 करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, फिर /2 करो, है ना, जो भी आया फिर इन दोनों को ऐड करोगे, फिर /2 करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, फिर /2 करोगे। तो कंटिन्यूटी इस प्रकार से आप इस विधि से परिमेय संख्या निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, बड़ा सिंपल सा मेथड है ये। एग्जांपल्स में आप फिर से देख सकते हो, जैसे मैं फिर से मैं आपको बताता हूँ यहाँ साइड में,
अगर मान लो कि 5/2 और एंड 7/2 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, इसमें कैसे निकालिएगा? इसके बीच में पहले तो मैंने कहा था इसको आप ऐड कर दो, 5/2 प्लस 7/2/2 है ना, तो कितना बन गया 12/4 है ना। अब सॉल्व करो 12/4 आएगा, तो इसके बीच एक निकला। अब आप इन दोनों को ऐड करो, 5/2 प्लस 12/4/2 है ना, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो ऐड करने में जो आपका आएगा वो आएगा, नीचे आएगा आपका 8 और ऊपर आएगा आपका 10 प्लस 12 मीन्स 22/8। अब फिर से इन दोनों को ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड किया ना, हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 7/2 प्लस 12/4/2 गिव्स क्या, नीचे हो जाएगा आपका 8, फिर हो जाएगा 14 प्लस 12 दैट इज 26/8, ये निकला। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 आप निकाल चुके हो। अगर और पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर /2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे फिर /2, या इन दोनों को ऐड करो /2, इन दोनों को ऐड करो /2। इस तरह से कंटिन्यूटी आप बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हो। ये होता है फर्स्ट मेथड। तो आप सिंपल से याद रख सकते हो ऐड करने से, है ना। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड पहली विधि है। अब दूसरी विधि पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट मेथड। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, अब हम जितने ही मेथड्स पढ़ेंगे वो सब अल्टरनेट ही होंगे। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में क्या कि अगर दो कोई परिमेय संख्या a प्लस b है, तो आप इससे इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालोगे? तो इसका एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है कि आप लिख सकते हो a प्लस nb/n+1, है ना, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है ना। इन दोनों के बीच में निकालना है, तो एक है, आप पहला निकालोगे तो क्या करोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे। समझ में आ रहा है? आप इसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करो। जैसे अगर मैं 1 रखता हूँ, a प्लस 1 इंटू b/1+1, तो क्या आएगा a प्लस b/2, ये पहला आ गया, है ना। दूसरा निकालते हैं, a प्लस 2 इंटू b/2+1, तो क्या आ गया a प्लस 2b/3 आ गया। उसी प्रकार a प्लस 3 इंटू b/3+1 करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3b/4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस कंटिन्यूटी आप निकाल सकते हो इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है? तो ये बना हमारा ये फॉर्मूला है हमारा दो अल्टरनेट मेथड में। अभी और फॉर्मूले सेकंड मेथड है, दिस इज द सेकंड मेथड। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकालने का दूसरी विधि है, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि a प्लस nb/n+1, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, जहाँ गिनती 1 शुरू होती है, मतलब a की जगह पे 1 रख सकते हो, 2 3 4 5, जहाँ तक आपको निकालना है। अगर मुझे 10 निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, n का वैल्यू पहले 1 रखता, फिर 2 रखता, फिर 3 रखता, फिर 4 रखता, फिर 5 रखता, फिर 7, इस तरह से कंटिन्यू जाता, और a प्लस b तो होता। अब आप एग्जाम्पल करके देख लो। एग्जाम्पल में मान लो कि मैंने दिया कि -7 और -4 के बीच में दो परिमेय संख्या बताओ, तो आप कैसे बताओगे इस मेथड से? कैसे कर सकते हैं इसको? पहला नंबर क्या निकलेगा, -7 प्लस 1 इंटू -4/1+1, क्या आएगा -7 -4/2 दैट इज -11/2, ये पहला निकल गया। समझ आ रहा है? सेकंड करते हैं, अगर आप -7 प्लस 2 इंटू -4/2+1 करोगे तो -15/3 आएगा। समझ आ रहा है? उसी प्रकार थर्ड नंबर आप निकाल सकते हो, क्या -7 प्लस 3 इंटू -4/3+1, तो आपका आएगा -19/4। इस तरह से आप सेकेंड मेथड से आप इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो। सिंपल सा मेथड है, देख लो a प्लस n/n+1, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। सो a प्लस 1 इंटू b/1+1, a प्लस b/2, आप 2 रखोगे तो a प्लस 2b/3, a प्लस 3b/4, इस तरह से कंटिन्यूटी बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये हो गया सेकंड मेथड। अब हमारा थर्ड मेथड आएगा, है ना। एक मिनट,
आपका सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया है। हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं, है ना। थर्ड मेथड क्या करता है, कर लो, कॉपी कर सकते हो, है ना, कॉपी कर लो। थर्ड मेथड कहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं, आप थर्ड मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड मेथड कैसे अप्लाई करना है, बड़ा इजी है। थर्ड मेथड भी वही है। थर्ड मेथड में क्या होता है कि भी फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे आप अगर रखते हो b माइनस ए बाई एन प्लस वन, ये एक मेथड है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। ए और बी अगर दो रेशनल नंबर है और फाइंड करने हैं अल्टरनेट मेथड में, तो n प्लस वन कर दो। और इसको करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है, इजीली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, b माइनस एन प्लस वन में जहाँ n तो हमेशा क्या रहेगा, n एक प्राकृतिक संख्या ही रहेगी, n हमारा प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। कैसे करेंगे इसमें, अब पहला नंबर आपको मिलेगा b माइनस एन बाई एन प्लस वन, ये मिलेगा, है ना, क्योंकि वन बाई वन रखोगे तो b माइनस ए क्या आ जाएगा, b माइनस ए बाई टू, ये पहला आ गया। दूसरा अगर निकालना है आपको तो आप कर दो a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। समझ में आ रहा है आपको कैसे मैंने किया, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, वेर एन इज क्या टू, है ना, एन जगह पे क्या रहेगा, दो ही रहेगा ना, तो क्या बनेगा ये a प्लस टू बी माइनस ए बाई थ्री। ये बना आप सॉल्व कर सकते हो नंबर डाल के, जो नंबर आपको दिया रहेगा। थर्ड में आप क्या कर सकते हो कि a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए बाई थ्री प्लस वन कर सकते हो। तो क्या बन के आएगा, a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए बाई फोर। एंड कंटिन्यूटी इस तरह से जा सकते हो आप। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं बोलूँ 7 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे आप, है ना, तो कर लो। अब मान लो इसको a और इसको b मान लो, है ना, तो क्या बनेगा 7 माइनस फोर बाई टू दैट इज 3 बाई टू, ये पहला आएगा। समझ में आ रहा है आपको। एंड कंटिन्यूटी इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। ये थर्ड मेथड है हमारा। चलिए अब हमारा फोर्थ मेथड है जो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप तो दूसरा और चौथा मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत ईजी है। चलिए हमारा है कौन सा मेथड, फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड जो है वो इक्विवेलेंट बेस्ड है, इक्विवेलेंट बेस्ड। इक्विवेलेंट मतलब क्या, समतुल्य, समतुल्य आधारित। समझे, इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले का हर इक्वल करो आप। अगर मैं एग्जांपल दूं ऐसा कुछ कि 2/4 और 7/6, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या फाइंड करो, तो सिंपल सा मेथड है कि आप इन दोनों का हर सेम कर दीजिए। हर सेम करने के लिए नीचे वाले का आप एलसीएम लो, तो 6 4 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा ना। 6 4 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, आप निकाल कर देख सकते हो। तो 6 एंड 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो अब 2/4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे नीचे में कि 24 आएगा, तो 6 से तो क्या आएगा 12/24 है ना। और 7/6 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा कितना 28/24 आया। अब देखिए नीचे वाला बेस इक्वल हो गया 24 तो अब 12 28 मिला, इसके बीच में आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, कैसे कैसे करते हैं आप 13/24 लिख सकते हो, 14/24 लिख सकते हो, 15/24, 16/24, 17/24, दैट्स इट। इस तरह से लिखते जाना सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल है। अब एग्जांपल नंबर 2 भी लिख सकते हो। अगर -5/2 है और 7/6 है, ऐसा कुछ, तो इसे लिखना कैसे लिखिए, तो पहले इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम बेस, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा ना, 6 आएगा ना, 2 6 का एलसीएम 6 आएगा। तो -5/2 में -5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -15/6, और इधर आएगा 7/6 जो ऑलरेडी 7 × 1 एंड 6 × 1 करने पे 7/6 आएगा। तो -15/6 से 7/6 कितना नंबर आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आप, -14/6 -13/6 -12/6 -11/6, है ना, बहुत सारे नंबर्स हैं, सॉन लिख सकते हैं हम 6/6 तक। इस प्रकार हमें इस मेथड से संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरा परिमेय संख्या।
मैंने 4 मेथड आप लोगों को बताया है, चारों मेथड में से आप किसी मेथड को अप्लाई कर लो और किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? चलिए, हमारा ये जो सेकेंड टॉपिक था परिमेय संख्या, ये पूरा खत्म हो चुका है। मैं इसमें से अब कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो आप घर पे बैठ के करोगे। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, पहला नंबर कि 3 1/2 एंड 4 3/4 है ना, के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए। कैसे बताइए? दो परिमेय संख्या निकालिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि यदि क्या मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि 76/2 44 का मानक रूप कैसा होगा? मानक रूप लिखें, मानक रूप लिखें, है ना। थर्ड क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, बहुत सिंपल सा सवाल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करके, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, वितरण नियम का यूज करके, वितरण नियम का उपयोग कर हल करें। क्वेश्चन क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 7/2 इंटू 5/6 प्लस 4/9 ऐसा है। आप इसको सॉल्व करके दिखाइए और कमेंट में आंसर में जरूर कीजिए, है ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। सो बाय स्टूडेंट्स, हमारा इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में इस पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।